हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अमित सर में। आज हम लोग कक्षा 10 का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस चैप्टर से मैंने खोद के निकाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? इसमें बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका, म्यांमार है, सब भारत के पड़ोसी देश है। तो इस सब में सबसे बेहतर किसका स्थिति अच्छा है? तो इसमें हम लोग कहेंगे श्रीलंका। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा बोले, गरीब बोले, अति पिछड़ा बोले, सब आएगा किसमें? बिहार में। अगर इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग बिहार देखेंगे, ऑप्शन में है तो लगा देंगे टिक। वैसे बीमारू राज्य में 5 आता है, उसमें से बिहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है। तो अर्थव्यवस्था के पूरा विश्व में जाना जाता है 3 प्रकार के, एगो साम्यवादी और साम्यवादी होता है, एगो पूंजीवादी, एक होता है मिश्रित। इसमें देखते हैं अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। इनमें से कौन से देश साम्यवादी अर्थव्यवस्था के हैं? तो इसमें देखते हैं जापान, रूस, भारत, अमेरिका। तो इसमें साम्यवादी कौन है? रूस। साम्यवादी मतलब होता है पूरा देश में जितने संसाधन है सब पे सरकार का अधिकार होता है। पूंजीवादी का मतलब होता है उस देश में जितने भी संसाधन है उस पे पूंजीपति यानी किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है या पूंजीपतियों का अधिकार होता है। और जिस देश में दोनों होता है, पूंजीपति भी होता है और समाजवादी भी होता है यानी सरकार का भी अधिकार होता है, उस देश को बोलते हैं मिश्रित। जैसे भारत है मिश्रित। भारत वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत, साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है रूस, और एक होता है पूंजी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? अमेरिका। अगला देखते हैं, समय विकास की प्रक्रिया संबंधित है। समय के साथ किसका विकास होता है? उच्च वर्ग का होता है कि निम्न वर्ग का कि सभी का? तो हम लोग जानते हैं समय के साथ सबका विकास होता है, कोई वर्ग पीछे नहीं रहता है, सब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए हम लोग बोल देंगे सभी वर्ग से। आगे देखते हैं, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं आयोग, नीति आयोग का स्थापना हुआ था तो 1950 में, लेकिन जब नरेंद्र मोदी आए 2014 में तो वो 2015 में क्या किए, वो आयोग जो था उस आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया था। तो हम लोग इसमें लगा देंगे 2015। देखते हैं इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया का मतलब है वैसा काम करेंगे जिससे हमें आय प्राप्त होगा उसे आर्थिक क्रिया कहेंगे, वैसा काम करेंगे जिससे आय प्राप्त नहीं होगा तो आर्थिक क्रिया नहीं होगा। इसमें देखते हैं कृषि, कृषि से आय प्राप्त होता है, बेरोजगारी, उसका बीमा, परिवहन। तो इस बताइए सबसे आय प्राप्त होता है लेकिन बीमा से आय प्राप्त नहीं होगा, तो यह आर्थिक क्रिया में नहीं होगा। अगला देखते हैं, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था चाहे किसी भी देश का हो उसमें 3 क्षेत्रक होता है, एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसमें बोलता है तृतीय क्षेत्र। तो देखते हैं सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र होगा तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? साम्यवादी है कि पूंजीवादी है कि मिश्रित है? साम्यवादी मतलब सब कुछ सरकार, हॉस्पिटल खुलेगा, स्कूल खुलेगा, सब सरकारी। पूंजीवादी मतलब सब प्राइवेट, सरकार का कुछ नहीं। मिश्रित मतलब सरकारी भी रहेगा, पूंजीवादी भी रहेगा, यानी प्राइवेट भी रहेगा। तो बताइए भारत में कौन सा है? तो सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, तो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे? मिश्रित। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अमेरिका, रूस, भारत, कोई नहीं। तो इसमें कौन होगा? तो मिश्रित किस में होगा? भारत में। यहां भी था मिश्रित, यहां भी है मिश्रित, तो हो गया। इनमें से कौन कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग बोले चाहे योजना आयोग बोले, इनका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखते हैं, डेबिट कार्ड संबंधित है। तो डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, उससे संबंधित है। तो एटीएम प्रणाली से संबंधित है, कोर बैंकिंग से, बैंकिंग प्रणाली से, और इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम का मुद्रा है वो डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये एटीएम का प्रणाली है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण जिन्हें हम यांत्रिक प्रक्रिया या रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरण कहते हैं, पुनः प्राप्त नहीं करेंगे उसे अनवीकरणीय कहते हैं।
कोयला एक बार हम इसको जला देंगे, दोबारा नहीं इसको बना सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्राप्त कर भी सकते हैं तो करोड़ों वर्ष लगता है। पेट्रोलियम उसी कैटेगरी का होता है, गैस उसी कैटेगरी का होता है, भूमिगत जल। अब भूमि जल का उपयोग हम लोग करेंगे, फिर धीरे धीरे बारिश होगा या खदा मतलब पोखर वगैरह तालाब है वहां पे हम खुनवा देते, धीरे धीरे रिस रिस कर पानी अंदर जाएगा तो इसका पुनः प्राप्ति हो जाता है। तो ये आएगा नवीकरणीय संसाधन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया था 15 मार्च 1950 में, जो नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में, लेकिन 15 में इसी आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिए थे। तो ये भी याद रखना है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, तो जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। लगभग अभी भी 80%, लगभग कहा जाता है, उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 80% लगभग जनसंख्या जो है वो अपना जीवन यापन के लिए कृषि करते हैं, खेती करते हैं। और देखते हैं देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो अगर सब्जी के मामला में बिहार के बारे में बात करें तो दूसरा होता है, इसका दूसरा है स्थान सब्जी के मामला में। सब्जी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बिहार में, दूसरा नंबर में आता है। अगला देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा? तो किसका होगा? उसमें पढ़े थे अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा किसका है? पड़ोसी देश में श्रीलंका। तो वही होगा, प्रति व्यक्ति आय भी उसी का होगा। निम्न में प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। तो देखते हैं ऑप्शन में कृषि क्षेत्र है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा और अविकसित, और मध्यम होगा तो विकासशील। आगे देखते हैं, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो गरीबी कैंसर रोग की तरह है, कुजनेट ने कहा था। जैसे हमारे पूरे शरीर है, अगर एक तो उंगली में कैंसर हो जाएगा तो पूरे शरीर को प्रभावित करेगा। इसीलिए अगर देश में कहीं एक राज्य में गरीब है या गरीब लोग ज्यादा है तो कैंसर रोग की तरह है, यही कहा था कुजनेट ने। अगला देखते हैं, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को कहा जाएगा? तो उद्योग को क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, और उद्योग को क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र। आगे देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, ये क्वेश्चन आप नहीं पूछेगा। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक, गैर आर्थिक मतलब जिससे पैसा कौड़ी से संबंधित नहीं है। प्राकृतिक संसाधन पैसा कौड़ी से संबंधित है। सामाजिक संस्थाएं, समाज के लिए कोई उत्थान करेगा वो पैसा कौड़ी से संबंधित काम नहीं होता है। तकनीकी विकास पैसा आता है। मानवीय संसाधन पैसा से संबंधित है, लेकिन ये जो है सामाजिक संस्था ये पैसा से संबंधित नहीं है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का इसमें सूचक कौन है? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, तो इसमें सभी होगा। जीवन की भौतिक अगर देखें, जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने का आशा कितना है वो दिखाता है, तो ये भी रहना चाहिए। शिशु मृत्यु दर, किस क्षेत्र में किस राज्य में कितना शिशु मृत्यु दर है, 1000 पे शिशु मृत्यु दर निकलता है, वो भी देखना है। मौलिक साक्षरता, वहां पे पढ़ा लिखा लोग कितने हैं ये भी देखना रहता है, इसमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? तो अगर जनसंख्या का तेजी से विकास होगा और अर्थव्यवस्था का उस हिसाब से विकास नहीं होगा तो उसका क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था धीमा पड़ जाएगा। अगला देखते हैं, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, किससे होता है अर्थव्यवस्था का सृजन? यानी प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, किनमें से? सभी संसाधनों से। तो इसमें सभी संसाधनों से होगा। प्राकृतिक संसाधन जिस देश में है वो भी अर्थव्यवस्था का सृजन करता है। जैसे उधर देखते हैं सऊदी अरब सब तेले बेच के करते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन में होता है। भौतिक संसाधन, तो भौतिक संसाधन जो हमारे देश में जितने भौतिक पदार्थ है वो संसाधन के रूप में काम आते हैं। मानवीय संसाधन, जिस देश में पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते हैं वो मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे में जापान में प्राकृतिक संसाधन नहीं है लेकिन मानवीय संसाधन है वहां पे, तो विकसित देश में आते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952, याद रखना है 1952 में हुआ था। अगला देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? अर्थ है, अगर निजी संस्था होगा तो पूंजीवादी होगा, सरकारी होगा तो साम्यवादी होगा, और दोनों होगा तो मिश्रित होगा। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो इसमें निजी व्यक्ति बोलता है तो कौन हो जाएगा? पूंजीवादी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
सबसे शुरू पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ? तो 1951 से शुरू हुआ। 1950 में चुनाव हुआ, उसके बाद शुरू हुआ था। तो 1951 से 1956। अगला देखते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस पे बल दिया जाता है? तो समाज के उत्थान के बारे में बल दिया जाएगा। तो आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर। तो इसमें हो जाएगा लोक कल्याण पर। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछ रहा है। तो निजी क्षेत्र से होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र से होगा कि दोनों से होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो निजी क्षेत्र से भी होगा, सार्वजनिक क्षेत्र से भी होगा, तो इसमें दोनों हो जाएगा। बिहार एक राज्य है, कैसा राज्य है? उद्योग प्रधान राज्य है, पशुपालन है, खनिज संस्था है, कृषि प्रधान है। तो बिहार में ये सब कम देखने को मिलता है, लेकिन कृषि ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसलिए कृषि प्रधान होगा। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य था? तो अर्थव्यवस्था का विकास करना। तो देखते हैं, तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, उपयुक्त सभी। तो सभी होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र आर्थिक विकास का प्रक्रिया चालू हुआ, उसका उत्पादन रोजगार सबका सृजन कर रहा था, रोजगार उत्पन्न कर रहा था। उसके बाद निर्धनता निवारण, गरीब लोग ज्यादा थे तो उसको निवारण करने की कोशिश किया जा रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का बहुत सारा कारण है, लेकिन मुख्य कारण में हम बात करें तो जनसंख्या, तो ये भी होगा। उसके बाद कृषि पर अत्यधिक जनभार, तो ये भी होगा। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ये भी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिहार में उत्तर साइड में सब हर एक साल बाढ़ आता है, इस बार भी आ रहा है बाढ़। उसके बाद दक्षिण बिहार में जाकर बात करें तो सूखा आ जाता है। तो इसमें से सभी होगा। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो इसमें राजकीय आय दिया है, प्रति व्यक्ति आय दिया है, राजनीतिक स्थायित्व दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो राजकीय आय भी होता है, प्रति व्यक्ति आय भी होता है इसका सूचक, लेकिन उपयुक्त बोलेगा दोनों में से सबसे उपयुक्त कौन है? तो प्रति व्यक्ति आय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के जमशेदपुर में लोहा व इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी, कब हुआ था? तो 1907 में जमशेद जी टाटा ने इसका स्थापना किए थे। एक गांव था साक्षी, वो पूरा गांव को खरीद के वहां पे लोहे एवं इस्पात के कारखाना सब खोलना स्टार्ट किए, तो उस गांव का नाम पड़ गया जमशेदपुर। निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इसमें कौन सा देश है जो विकसित है? तो विकसित में कौन आएगा? अमेरिका। बाद बाकी सब विकासशील है। आगे देखते हैं, अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। तो प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा उसमें होगा प्राथमिक क्षेत्र में। अगर किसी विकसित देश को हम लोग अगर देखें तो उसमें सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में काम करते रहते हैं? तो सेवा क्षेत्र में। और जो विकासशील देश हो गए या अविकसित होंगे वो कौन सा क्षेत्र में ज्यादा काम करेंगे? तो प्राथमिक क्षेत्र में। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में खाद्य फसलें उत्पादन होता है कि व्यवसायिक फसलें की दोनों होगा? इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में दोनों फसलें होता है, खाद्य फसल यानी खाने पीने वाला चावल गेहूं सब, बेचने के लिए भी फसल होते हैं। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो अभी समझाए थे प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र में लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग कौन है? शिक्षा होगा, स्वास्थ्य सेवाएं होगा, यातायात एवं संचार होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग कौन होगा? तो यातायात एवं संचार होगा आर्थिक संरचना के लिए। आगे देखेंगे, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य किसके लिए होता है? क्यों कमाता है लोग? तो जीवन यापन करने के लिए। तो यहाँ पे जीविकोपार्जन के लिए, ठीक है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन हो, मत्स्य हो, जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र से होगा, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसमें कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक है। समाज किससे बनता है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण से, स्वास्थ्य सेवाएं से, आवास से, उपयुक्त सभी से। तो सभी से होगा। समानता किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय पे, साक्षरता दर पे, स्वास्थ्य एवं स्थिति पे, स्वास्थ्य की स्थिति पे, इनमें से सभी पे। तो सभी पे होगा। प्रति व्यक्ति आय पे स्तर पे होता है, साक्षरता दर पे भी होता है, स्वास्थ्य पे भी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में बताए थे कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। 2-3 बार क्वेश्चन आ गए। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी,
तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। उसका आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक समृद्धि अल्पकाल से होता है कि दीर्घकाल से? अल्पकाल मतलब कम समय के लिए, दीर्घकाल मतलब ज्यादा समय के लिए। इसमें अगर आर्थिक समृद्धि होगा तो दीर्घ से बोला जाए तो दीर्घकाल से होगा। दीर्घकाल में धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होते हैं कोई भी देश। पता है ये 48 क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, वीवीआई है, चैप्टर से लिया गया। चैप्टर का क्रीम इसको बोला जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है। इसी क्वेश्चन से बिहार बोर्ड 10th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से ही आएगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में। अच्छा, आप लोग बताइए, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा।